आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 9,078 करोड़ 84 लाख और गांव के विकास के लिए 25,014 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सामान्य बजट के बारे में प्रस्तुत है हमारी विशेष संवाददाता तनवीर फातिमा की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में क्या कुछ है खास, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। अरविंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अरविंद जी, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसे प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 में जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, करीब 8,08,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% ज्यादा है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 17-18 के आसपास लगभग 14.5% था, वो बढ़ के करीब 20% हो गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जब भी जोर आता है, हमेशा उसका असर, पॉजिटिव असर विकास पर जरूर होता है। अगर आप उसको सेक्टोरल एलोकेशन भी देखें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है, जैसे रोड्स हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ऊर्जा है, खासतौर पर सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस है, जल उपलब्ध कराने पे, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए, ये मेजर फोकस दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ सरकार का ये भी क्लेम है कि स्वास्थ्य का जो एक्सपेंडिचर है वो 3.5% से बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भी पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण हॉस्पिटलाइजेशन माना जाता है। तो अगर हम स्वास्थ्य की चीजें बेहतर कर पाएंगे तो जो गरीब आदमी, जब उसके परिवार से कोई अस्पताल में एडमिट होता है तो वो कर्ज में डूब जाता है, उसकी जमीन जायदाद बिक जाती है और वो गरीबी में चला जाता है। तो मुझे लगता है ऑन द होल एक अच्छा इंटरवेंशन है। बजट अच्छा है, इसका जीडीपी पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं रोजगार भी आपको जनरेट करना है, जीडीपी बढ़ानी है। जी, जैसे कि आपने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है। हमने देखा बजट का 22% जो हिस्सा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया है सरकार ने। इससे जो एक निवेश है या ओवरऑल हम विकास की बात करें, उसको कितना बूस्ट मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पर बूस्ट मिलेगा। हमारे जो उत्तर प्रदेश का इतिहास भी रहा है कि सिर्फ एक ही प्लान ऐसा है, संभवतः थर्ड प्लान, जब उत्तर प्रदेश की विकास दर हिंदुस्तान की विकास दर से तेज रही। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने ज्यादातर संसाधन, सबसे बड़ा हिस्सा हमने उस दौर में तो खैर 58% ने लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया था, खासतौर पर इन्हीं 3 चीजों पर, रोड्स पर, बिजली पर और पानी पर। तब से अब की परिस्थिति में फर्क आ गया है। अब हमारी खाली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, और चीजों की भी, ह्यूमन कैपिटल की, हेल्थ की, एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं, अगर आपको विकास करना है, समावेशी विकास करना है और आम आदमी के लिए विकास करना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। जी सर, इसके अलावा शिक्षा की बात करें, शिक्षा को लेकर काफी नई योजनाओं की घोषणा की गई है। खास तौर से तकनीक के इस्तेमाल की बात करी गई है, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हो या डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो। इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ावा देने की, और खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए स्कूटी की योजना शुरू करने की बात है। इससे आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। खासतौर पे जब मेधावी बालिकाओं के लिए स्कूटी का प्रावधान किया गया, मुझे लगता है ये एनकरेजमेंट होगा परिवारों के लिए भी, क्योंकि अभी भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे हम महिलाओं की शिक्षा को उस तरीके का तवज्जो नहीं दे रहे जैसा हमें देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के इंटरवेंशन से शायद ये और तेजी से हम इस दिशा में बढ़ पाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, कि जो वर्किंग पॉपुलेशन का अनुपात है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, यही हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। सब सेविंग से वहीं से जनरेट होती है और वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है। तो ये सब वो इंटरवेंशन है जब आप महिलाओं पर, बच्चों पर इस तरीके के जब इंटरवेंशन करते हैं, तो संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि महिलाओं का जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है, ये बढ़ने की संभावना है। ये आज हिंदुस्तान की बहुत अहम जरूरत बन चुकी है। आज अगर आप अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनको देखें, करीब 18% मैक्सिमम आपको दिख रहा है महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट वर्कफोर्स में। ये आपको बढ़ाना होगा अगर
आपको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अगर आपको देश में निवेश बढ़ाना है, तो ये निवेश विदेश से नहीं, यहीं से आएगा। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, ये वहीं से पास में भी आया है, वहीं से भविष्य में भी आएगा। उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एडवांटेज है, इसको आपको एनहांस करना पड़ेगा। ये सारी स्कीम्स उस दिशा में निश्चित तौर पर हमको आगे बढ़ाती है। सर, एक कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कृषि के लिए लगभग 11% की धनराशि प्रस्तावित है इस बार के बजट में। तो आपको क्या लगता है कि इससे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, किस तरह के विकास की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एग्रीकल्चर में हमने कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन किए हैं और मुझे लगता है ये मोटे तौर पे सामयिक हैं। सर, जैसे इसमें कौशल विकास की बात करी गई है, अगर हम कृषि की ही बात कर रहे हैं, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके अलावा यूपी एग्रीज जैसी परियोजना लाई गई है जिसमें बड़ा निवेश प्रस्तावित है। नहीं, इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। मुनाफा जनरेट करना पड़ेगा, इसको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप मार्केट से लिंक करेंगे, मुनाफा अपने आप आएगा, बाकी सब चीजें किसान खुद कर लेगा। सर, एक और अहम बिंदु है इस बार बजट में कि एआई को काफी इम्पोर्टेंस देते हुए यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप करने की बात हो रही है और एआई को बूस्ट देने की बात कही है सरकार ने। इससे जो प्रदेश का एक इमेज है उसमें किस तरह से फर्क पड़ सकता है, कैसा सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत जरूरी पहल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 5 सालों में दुनिया को कितना ट्रांसफॉर्म करेगा हम आज सोच नहीं सकते। हो सकता है इससे 5 से 10 साल में ये जो दुनिया आज हम देख रहे हैं पहचान न पाए। हर चीज बदलने वाली है, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब बदलने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और ये हमें आज उस नए रिवॉल्यूशन जो अब डेवलप होने जा रहा है, उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, बल्कि हमें उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बड़ा चैलेंज, और इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी आपने देखा, दुनिया की एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम था एनवीडिया, वो एकाएक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की। ये कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आज हर साल $100 बिलियन से ज्यादा का निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोई स्टार्टअप वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसी के लिए हमें इकोसिस्टम बनाना है और ये मुझे लगता है बहुत सराहनीय और सामयिक इंटरवेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ या उसके आसपास जरूर डेवलप करना चाहिए और मुझे लगता है इसमें अगर हम एक ग्लोबल पार्टनरशिप जैसा कुछ क्रिएट कर सकें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे स्टार्टअप्स इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये ग्रेजुअली जब उसकी पॉलिसी आएगी और सिटी बनेगी, ये चीजें शायद सामने आएंगी। बहुत अच्छा प्रयास है। सर, एक और अहम पहलू है जीरो पॉवर्टी अभियान का। गरीबी उन्मूलन का एक लक्ष्य तय किया है सरकार ने और ये कहा है कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, पहल बहुत अच्छी है। देखिए, गरीबी उन्मूलन कहीं ना कहीं उसी कृषि के विकास से और उसी एमएसएमई के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन होगा रोजगार सृजन से। आम आदमी के लिए आपको रोजगार क्रिएट करना है और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है रोजगार सृजित करने का, वो कृषि के पास है या छोटे मझोले उद्योगों के पास है। यही हमारी फ्यूचर की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और इसमें भी जब अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, इसके साथ भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे जोड़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आपको रोजगार सृजित करना है, अगर आपको जीरो पॉवर्टी क्रिएट करनी है, उसके लिए रोजगार चाहिए। रास्ता वहीं से होकर के जाता है। तो वो कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट जिसमें कृषि और मझोले छोटे उद्योग शामिल है और ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल। ये 2 इंजन है। हिंदुस्तान, मेरा हमेशा से मानना है, 3 इंजन का एयरक्राफ्ट है। पहला इंजन हमने 1990 के दशक के रिफॉर्म्स में खोला, जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहा था, अर्बन इन नेचर। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के इंजन पे चलेगा और इन 2 इंजन में वही ताकत है इंडिविजुअली जो पहले इंजन में थी, उससे ज्यादा है। सर, कुल मिलाकर ये बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में, या जैसा कि आपने कहा कि जो लक्ष्य है सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, कितना अहम रोल निभा पाएगा? ये बजट अच्छा है। खासतौर पर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। फिस्कल डेफिसिट भी सरकार का क्लेम है कि 2.9% के आसपास हम रख पाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जितने प्रयास हैं जो आप हर साल बजट के रूप में कर रहे हैं, ये तब ज्यादा इफेक्टिव होंगे जब आप एक रोड मैप लेकर के आएंगे। हर साल का बजट, हर साल के अलग अलग पॉलिसी इंटरवेंशन उस लार्जर स्टोरी में कैसे फिट हो रहे हैं, ये तय करेगा कि हम वैश्विक पटल पर कितना ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं देश प्रदेश के सामने रख। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार जी। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। वार्ता तनवीर फातिमा, संपादन ओम अवस्थी और वाचन वेद प्रकाश पाठक।